हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से वाइंड अप किया था। हमने उसके पूरे की पूरी चीज़ें जो भी उसमें आता है, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल बनाते कैसे हैं, वेरिएबल को बनाने के रूल्स क्या हैं, वेरिएबल मेमोरी के अंदर काम कैसे करता है, बिहाइंड द सीन ये वर्क कैसे करता है, किस तरीके से ये मेमोरी के अंदर रेफरेंस की जगह लेता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से समझ ली हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि वेरिएबल से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। वो आज इस वीडियो में उसको भी हम यूँ समझो अपना ज़बरदस्त तरीके से दाना दाना करके एक एक करके उसकी हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। और वो टॉपिक है आज का हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्यों होता है, डेटा टाइप किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। डेटा टाइप काम कैसे करते हैं, मेमोरी के अंदर ये कैसे स्टोर होते हैं, सारी की सारी चीज़ें इससे जो भी रिलेटेड हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे हमारे इस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होंगी, क्योंकि इसमें मैं कवर करवा रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल, जिसमें आपको न सिर्फ उन चीज़ों के बारे में हाउ नाउ होती है बल्कि आपको ये भी पता लगता है कि वो काम कैसे करती हैं। जब आपको प्रोग्रामिंग के अंदर टॉपिक्स के बारे में ये पता लगता है कि वो काम कैसे करते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना सकते हो। क्योंकि जब आपको वर्किंग सिनेरियो पता होता है ना चीज़ों को, तो जब आप चीज़ें बनाओगे ना फिर आपको इमेजिन होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई अगर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करेगी। जब आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो ना तब आप उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं हम सारी की सारी चीज़ों को इसी तरीके से देखने वाले हैं। हर वीडियो के अंदर हम हर एक चीज़ को डीपली समझने वाले हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीटली देखें। आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ना समझ में आए पैसे वापस, ठीक है। वैसे पैसे लिए नहीं है लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि A to Z आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और आपका एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपको क्लियर ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो हमारे पास डेटा टाइप होता क्या है। हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि भाई वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर यूज टू होल्ड वैल्यू, यूज टू स्टोर वैल्यू, ठीक है ना। अब जब बात आती है ना कि वैल्यू तो वो स्टोर करेगा लेकिन किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा ये हमें कैसे पता लगेगा। ये हमें पता लगता है डेटा टाइप से कि भाई उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा उससे हमें पता लग जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की डेटा, कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है या हम उसके अंदर करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई डेटा टाइप को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेटा टाइप डिफाइंस व्हिच टाइप ऑफ डेटा या व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप हमें यह डिफाइन करता है कि वेरिएबल किस टाइप की डेटा को होल्ड कर सकता है। ये हो गई एक चीज़। दूसरा, ये कंपाइलर को बताता है, डेटा टाइप कंपाइलर को बताता है कि आप जिस वेरिएबल के लिए, जिस वेरिएबल के अंदर के लिए हम डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है। कौन सा वेरिएबल कितनी साइज लेगा मेमोरी के अंदर ये भी हमें पता लगता है डेटा टाइप के अंदर। और किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाया जा सकता है ये भी हमें पता लगता है डेटा टाइप के अंदर, ठीक है ना। तो हम वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू को रखेंगे ये हमारा पता लगेगा हमें किसके अंदर, डेटा टाइप के अंदर। कितनी साइज मेमोरी के अंदर एलोकेट होगी उसको ये भी हमें पता लगेगा उसके डेटा टाइप के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि भाई कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है। ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बड़ी लंबी बहस होने वाली है, हर एक चीज़ के ऊपर हम पूरा का पूरा देखेंगे कि भाई मेमोरी में ये काम कैसे कर रहे हैं, कैसे डेटा स्टोर हो रही है, बाइनरी, बिट्स, बाइट्स क्या सीन है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और पूरी की पूरी वीडियो देखें। अच्छा जी, ये पता लग गया कि भाई डेटा टाइप होता क्या है। अब देखो हमारे पास ना डेटा टाइप के डिफरेंट टाइप होते हैं। पहले हम उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि डेटा टाइप के टाइप्स कितने और हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा टाइप है। अब देखो डेटा टाइप के 3-4 टाइप हैं लेकिन 3 मेन टाइप्स बताए जाते हैं, ठीक है ना। एक है बेसिक जिसे हम कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन आता है। ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं C++ के अंदर,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास होते हैं ड्राइव डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास एरेज आ जाते हैं, जिसके अंदर अपना पॉइंटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर फंक्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास ड्राइव्ड डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जिसके अंदर भाई क्लासेस हो गए, जिसके अंदर स्ट्रक्चर हो गए, जिसके अंदर एनम हो गए, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के ऐसे ऐसे हमारे पास आते जाएंगे अपना वेरिएबल, अपना डेटा टाइप्स, जो कि अलग अलग टाइप में आते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिल्ट इन डेटा टाइप को, कि भाई हमारे पास इंटीजर क्या होता है, हमारे पास फ्लोट क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टर क्या होता है, बुलियन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, डबल क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक मैंने आपको कितने डेटा टाइप पता है बिल्ट इन, इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर, डबल एंड स्ट्रिंग, और उसके बाद बुलियन। इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। देखो, एक हो गया हमारे पास इंटीजर, ठीक है, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद डबल ले लो, या फिर आप पहले बुलियन ले लो, ठीक है, एंड उसके बाद डबल, एंड उसके बाद आप क्या ले लो, बस ये हो गए स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग अभी यहाँ पे हमारा जो है ना इस तरीके से हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग का भी होता है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इंटीजर, आपने नंबर लाइन देखी है कभी, एक बड़ी नंबर लाइन होती है मैथमेटिक की बुक में, अगर आपने ये हमारे पास अभी जो फर्स्ट ईयर इंटर या मैट्रिक के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन जो आपकी शुरुआती क्लासेस होती हैं लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो हम नर्सरी में पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें नंबर लाइन का बताया जाता है, ठीक है ना। नंबर लाइन में अंदर क्या होता है, एक साइड हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, एक साइड हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और एक बीच में हमारे पास जीरो का नंबर होता है। ये ओवरऑल मिला के हमारे पास कहते हैं इंटीजर लाइन, ठीक है ना। ये इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना, इन नंबर्स को सबको मिला के हम कहते हैं इंटीजर नंबर। तो यही सारे के सारे नंबर्स अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने हो तो हम उसका डेटा टाइप इंट रखेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर, ठीक है। लाइक कैसे 5, 10, 100, 50, 1000, 1 लाख, ठीक है ना, 2000, इस तरीके के जो इंटीजर नंबर होते हैं ना, इसको स्टोर करवाने के लिए किसी भी वेरिएबल के अंदर हम क्या डेटा टाइप देंगे, इंटीजर देंगे। या फिर आपके नेगेटिव वैल्यूज हो गए -1, -5, -6, -1000, -10,000, -लाख, -1 मिलियन, जितनी भी माइनस की वैल्यूज हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है ना, अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज देते हो तो उसे कहते हैं, देखो एक हमारे पास आ गई पॉजिटिव वैल्यूज, एक आ गई नेगेटिव वैल्यूज। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है साइंड और अनसाइंड का, ये आपको मैं कवर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल हम इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को देखने वाले हैं और इसके वर्किंग को समझने वाले हैं, और इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं फॉर नाउ, उसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको मैं अलग से कवर करवाने वाला हूँ। फिलहाल हम क्या देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीजर का पता लगा, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम यूज़ करेंगे और कंप्लीटली देखेंगे कि किस किस तरह के नंबर्स इसके अंदर स्टोर होने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि मेमोरी के अंदर ये कितना स्पेस लेते हैं और कैसे काम करते हैं, सब देखने वाले हैं। वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखते जाओ। उसके बाद हमारे पास फ्लोट है, ठीक है ना। अब फ्लोट, अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं, अब डेसिमल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ वो होती हैं जिसके अंदर पॉइंट आता है, जिसके अंदर पॉइंट आता है, लाइक 3.14, 0.5, 6.5, 0.009, 5.605, ठीक है ना। इस तरीके के वैल्यूज़, इस तरह की वैल्यूज़ जिसके अंदर क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं। और इन डेसिमल वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाने के लिए उसका जो डेटा टाइप देंगे वो फ्लोट देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, अगर हमें सिंगल कैरेक्टर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, सिंगल कैरेक्टर क्या कहते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर हो गए, हैश हो गया, माइनस, प्लस साइन, इस तरह के जो सिंगल कैरेक्टर अगर हमने स्टोर करवाने हैं तो हम उसका जो डेटा टाइप देंगे वो कैरेक्टर देंगे, ठीक है। उसके बाद बुलियन। अब बुलियन में आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना ट्रू या फॉल्स, ये इनका जो काम होता है ना, यस एंड नो, हाई और लो, 0 और 1, या ट्रू और फॉल्स। सिंपली आप समझो, अगर किसी भी चीज़ का जवाब ट्रू होगा तो उसका जो डेटा टाइप बनेगा ना वो बुलियन बनेगा।
ट्रू है तब भी अपना बुलियन बनेगा, या फॉल्स है तब भी बुलियन ही बनने वाला है, ठीक है ना। तो हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, एक होता है हमारे पास फ्लोट और दूसरा होता है डबल, दोनों का काम सेम ही है, डेसिमल वाले नंबर को स्टोर करवाना। लेकिन पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर कौन दिखाएगा? पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर हमें डबल दिखाएगा। अगर पॉइंट के बाद कम नंबर हमने शो करवाने हैं तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस क्या है और क्यों हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं आगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग, जो कि कंप्लीट नेम या कंप्लीट कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस हो, अगर उसको स्टोर करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। देखो, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सपोज़ करो अगर मैं कोई भी ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ एज, अब एज के अंदर हम कोई भी नंबर अगर स्टोर करवाना चाहें, लाइक 12 है या फिर 50 है, ठीक है ना, या फिर 45 है, कोई भी नंबर अगर हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या देंगे? उसका डेटा टाइप इंट देंगे। और जब हम इसको सी आउट के थ्रू प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना, तो क्या प्रिंट होगा? एग्जैक्टली 34। और हमें पता है कि 34 क्या है? 34 पॉजिटिव वैल्यू और ये इंटीजर है और ये कंप्लीटली प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने F11 से रन करवा दिया है थोड़ा कंपाइल होके, और यहाँ पे हमें देखो रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है ना, 34। आई होप कि आपको ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा लो, लाइक 100 करवा लो या 1000 करवा लो, कोई भी नंबर स्टोर करवा लो और यहाँ पे प्रिंट करवाओ। कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकते हैं ये हमारा एंड में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस पे तो बड़ी डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा ना कि मेमोरी के अंदर ये कैसे काम करता है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, हमने जो भी नंबर स्टोर करवाया था वो नंबर हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब सपोज करो भाई इसको मैं हटाता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, या फिर इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम अगली वीडियोस में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ। मतलब ये कोड भी नहीं रन होने वाला, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियोस में देखेंगे। सपोज करो मुझे पाई की वैल्यू स्टोर करवानी है 3.14। क्या करवानी है? 3.14। अब अगर तो मैं इसका डेटा टाइप इंट दूंगा, अगर तो मैं इसका डेटा टाइप इंट देता हूं और इसको मैं प्रिंट करवाता हूं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका डेटा टाइप इंट देने से नुकसान क्या होगा हमें, ठीक है। देखो, इसको मैंने प्रिंट करवाया और यहाँ पे हमें सिर्फ 3 दिखा रहा है। अब देखो, हमने तो 3.14 स्टोर करवाया है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है और वही हमें प्रिंट करा के दिखाता है, ठीक है ना। अगर हमें डेसिमल वाली वैल्यूज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फ्लोट वाला डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जिसका काम ही यही होता है कि वो डेसिमल वाली नंबर्स को स्टोर करवाए किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास अब देखो एग्जैक्टली 3.14 प्रिंट हो रहा है, एग्जैक्टली 3.14 प्रिंट हो रहा है। अगर आप कोई और नंबर स्टोर करवाओ, ठीक है ना, लाइक यहाँ पे मैं और करवाता हूँ फ्लोट, सपोज़ करो ई की वैल्यू हम देते हैं, ठीक है ना, 2.71345 जो भी है, ठीक है ना, वो दे दो। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे इसके अंदर, मैं यहाँ पे, ठीक है ना, अब जो भी हमने वैल्यू उसके अंदर दी है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया? देखो, ये हमें मिल गई है। अब लास्ट वाला यहाँ पे 3 क्यों नहीं मिला है हमें, इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, इंटीजर और फ्लोट दोनों आपको समझ में आए? ओके, अब हम देखने वाले हैं किसको? कैरेक्टर को। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब नीचे आओ। ओके, अब देखो, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल के अंदर, सपोज़ करो मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, अगर इसके अंदर मुझे सिंपली ए को प्रिंट करवाना है या ए को स्टोर करवाना है तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा ना तो ये नहीं होगा, एरर मिलेगा। तो हमें ए को स्टोर करवाने के लिए और उसी को प्रिंट करवाने के लिए तो हम क्या करेंगे? डबल कोटेशन के अंदर उस वेरिएबल के अंदर हम वो ए स्टोर करवा देंगे। ए हो, बी हो, कोई भी कैरेक्टर आप स्टोर करवा सकते हो, लेकिन आपने उसका डेटा टाइप क्या देना है? कैरेक्टर देना है, ठीक है। अब ये मेमोरी के अंदर कैसे सेव होते हैं ये भी देखेंगे बड़े मज़े से, ठीक है। ओके, प्रिंट करवाओ। ये क्या बोल रहा है? अच्छा,
इसको हटाओ और सिंगल कोटेशन में स्टोर करवाओ, ठीक है। यहाँ पे आप कैपिटल ए करवा लो, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यही तो होता है कि आपको बिहाइंड द सीन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि एरर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ये तभी आपको पता लगता है जब आपको वर्किंग का पता होता है, उसकी वर्किंग कैसे कर रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ए हमें प्रिंट आके मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल प्रिंट करवाऊँ, लाइक ये वाली सिंबल प्रिंट करवाऊँ, ठीक है ना, ये भी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा और अगर उसका डेटा टाइप मैं सही से दूंगा, लाइक यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दिया है क्योंकि ये कैरेक्टर है मेरे लिए, तो ये क्या है, प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, उसके बाद सपोज करो बूलियन, ये कैसे काम करता है। देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स में मिलने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इज़ मैच्योर, ठीक है ना, कोई भी हम दे सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ट्रू करेंगे मतलब यस है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। हम इस मैच्योर को प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ठीक है ना, 1 मिल रहा है। देखो बाइनरी सिस्टम में, ठीक है ना, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, और हमने इसके अंदर ट्रू को स्टोर करवाया है तो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करवाऊंगा या स्टोर करवाऊंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। समझ में आया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमें 0 मिल चुका है, ओके। आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता लग रही हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ओके। अब हमारे पास बचता है स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग के अंदर आप सपोज करो नेम, कोई भी आप इसके अंदर नाम स्टोर करवा सकते हो या कोई कंप्लीट सेंटेंस भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे मुसफ़ एज मेंटोर कंप्लीट स्टोर करवाया है और इसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, ठीक है ना। देखो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा ना तो मुझे कंप्लीटली ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैंने जो भी प्रिंट करवाया था वो कंप्लीटली मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा सेंटेंस इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखते जाओ आप, जो भी आपने लिखना है इसको भी आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो कंसोल के ऊपर, ठीक है ना। मतलब जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास डबल है जो कि फ्लोट वाला सेम ही काम करता है, ठीक है ना। लेकिन डबल और फ्लोट में डिफरेंस क्या है, डबल और फ्लोट में डिफरेंस ये है कि भाई अगर तो मेरे पास पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है ना, तो वो मुझे फ्लोट नहीं दिखाएगा, क्योंकि फ्लोट क्या करता है, स्पेसिफिक ही वैल्यूज़ मुझे दिखाता है। लाइक 3 पॉइंट के बाद में 3, 4 या 5 मुझे डिजिट दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे पॉइंट के बाद 7, 8 मतलब मोर प्रिसाइज वैल्यू दिखानी है तो हम क्या करेंगे, डबल वाला डेटा टाइप यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपके पास पॉइंट के बाद नंबर ही 2 आने वाले हैं तो आप बिला वजह उसका डेटा टाइप डबल मत दो, क्योंकि डबल जो होता है वो स्लो होता है और बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है। तो अगर आपको चाहिए ही इतनी सी मेमोरी तो इतनी मेमोरी लेने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है कि हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ डबल को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। डबल पाई इज़ इक्वल टू 3.148456 अब मिलने मुझे यहाँ पे भी मतलब कोई कंप्लीट नंबर नहीं वाला, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा, मुझे स्पेसिफिक कोई नंबर मिलेगा। अच्छा मैंने इसको रन करवा दिया है, मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इसको पहले हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना, पाई, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंट। अब इसके अंदर भी मुझे ये नहीं है कि 7 तक पूरा नंबर मिलेगा, नहीं। देखो मुझे यहाँ तक एक्चुअली 6 तक नंबर मिला है, ठीक है ना। वो भी कौन सा,
1 मिला है, 1 मिला है, 4 मिला है, 4, 8, 4, यहाँ पे राउंड ऑफ होके मुझे कोई 6 तक मिला है, ठीक है ना। तो मुझे कंप्लीट ये भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपाइलर इसको राउंड ऑफ करके हमें कोई पॉइंट के बाद में 4 या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका वर्किंग सिनेरियो, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, ये वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करवाते हैं और कितनी साइज़ लेते हैं। अब आपको ये पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बात बताऊं तो इसको मशीन का भी कुछ पता नहीं है, ये एक्चुअली समझता है करंट के फ्लो को, ये हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल हाई होंगे तो इसके लिए क्या होगा, काम चल रहा होगा, अगर लो होगा तो ये ऑफ कर देगा, जिसे हम कहते हैं 1, जो हमारा क्या होता है कि भाई हमें इसमें पता लगता है कि भाई हमारा जो करंट है वो हाई है, अगर 0 है तो वो करंट लो है। तो ये सिर्फ और सिर्फ करंट के फ्लो पे चलता है। अगर करंट हाई होगा तो 1 आएगा, अगर करंट लो होगा तो 0 आएगा, जिसे हम ऑन एंड ऑफ भी कहते हैं। इस लैंग्वेज को हमने नाम दे दिया है 1 एंड 0 वाली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो हम ओवरऑल ये कहते हैं कि भाई कंप्यूटर जो है ना बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। हालांकि बाइनरी लैंग्वेज भी इसके लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझ रहा होता है, ठीक है। अब जितनी भी डेटा हम इसको दे रहे हैं, चाहे वो हमारे वीडियोस हों, चाहे वो हमारे ऑडियोज़ हों, चाहे वो हमारा टेक्स्ट हो, चाहे वो हमारा नंबर हो, चाहे कुछ भी हो कंप्यूटर के अंदर, उसको वो एक्चुअल में नहीं समझ सकता, ठीक है ना। बिहाइंड द सीन ये सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन के कोड में कन्वर्ट होती हैं, जिसको बाद में कंप्यूटर समझता है, ठीक है ना। अब ये कैसे होती है ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो इंटीजर है या फ्लोट है, ये कितनी कितनी मेमोरी लेते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी डेटा स्टोर होती है और कैसे होती है। देखो, हमारे पास जो इंटीजर होता है ना, वो रैम के अंदर 4 बाइट लेता है। कितने लेता है, 4 बाइट लेता है। उसके बाद फ्लोट जो होता है वो भी 4 बाइट लेता है, और जो डबल होता है जो कि फ्लोट के टाइप की वैल्यू स्टोर करवाता है वो 8 बाइट लेता है। उसके बाद कैरेक्टर हमारे पास 1 बाइट लेता है। उसके बाद बुलियन जो हमारे पास है वो भी 1 बाइट लेता है। अब सर ये डिफरेंट मेमोरी क्यों ले रहे हैं और ये बाइट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है ना वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, मतलब 0s और 1 को। तो हम जो किसी भी वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर करवा रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे इंट एज इज इक्वल टू 18 करवाया है ना, तो ये 18 एक्चुअल में मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा, ये 18 कन्वर्ट होगा हमारे मशीन वाले कोड में, हमारे बाइनरी वाले कोड में। अब कैसे कन्वर्ट होता है, देखो, एक होता है बिट और दूसरी होती है बाइट। हमने क्या कहा, इंटीजर एक्चुअल में 4 बाइट लेता है और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स आती हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स आती हैं। तो टोटल इंटीजर कितनी बिट्स ले रहा है, टोटल ये ले रहा है 32, ठीक है ना। और एक बिट के अंदर हमारे पास एक नंबर आ सकता है, एक बिट के अंदर एक नंबर आ सकता है। अब 18 हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, बाइनरी नंबर में, फिर जो भी बाइनरी नंबर उसका बनेगा वो उन 32 बिट्स में जाके स्टोर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। इंटीजर क्या करता है, मेमोरी के अंदर, कौन सी मेमोरी, रैम के अंदर 4 बाइट्स का स्पेस लेता है। भाई जब भी हम किसी वेरिएबल का डेटा टाइप इंट देंगे तो ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर जाएगा और वहाँ पे देखेगा कहाँ पर कंजिक्यूटिव 4 बाइट्स खाली पड़ी है। देखो कंजिक्यूटिव होना लाजमी है, ऐसे नहीं है कि एक बाइट यहाँ है, दूसरी बाइट यहाँ है, तीसरी बाइट वहाँ है, नहीं, वो कंजिक्यूटिव 4 बाइट्स खाली देखेगा। जहाँ भी उसे खाली 4 बाइट्स मिलेंगे वो उसको उस वेरिएबल के लिए रिजर्व कर लेगा, पकड़ लेगा कि भाई तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम मेरे लिए आ चुके हो, ठीक है ना। अब वो 4 बाइट, हर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगे। तो हमारा जो नंबर हमने दिया है 18 है, 15 है, 1000 है, जो भी नंबर दिया है वो कन्वर्ट होगा किस में, बिट्स में कन्वर्ट होगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा। और जो भी वो नंबर बाइनरी वाला बनेगा हमारा, वो हमारा स्टोर हो जाएगा एक एक बिट के अंदर। सपोज करो 18 का जो नंबर है वो बनता है हमारे पास 1101,
ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी बिट्स है, 32 बिट्स है इंट के लिए। और इंट की जो लास्ट वाली बिट्स होंगी ना, लाइक 28, 29, 30, 31, 32, इन बिट्स में जाके ये हमारा 18 का जो बाइनरी वाला नंबर होगा ना वो स्टोर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से क्या होता है, ये रैम के अंदर मेमोरी में जाके, रैम के अंदर जाके 4 बाइट का स्पेस रिजर्व कर लेते हैं। अब कैसे पता लगता है कंप्यूटर को कि मुझे 4 बाइट्स ही लेनी है, ठीक है ना। वो 2 बाइट भी तो ले सकता था ना, वो 3 बाइट भी तो ले सकता था ना। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लैंग्वेज के कंपाइलर के अंदर लिखी हुई होती हैं। सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी ले सकता है, कितनी बाइट्स ले सकता है, ये सारा का सारा कंपाइलर बताता है हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब आपका यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर हम 18 को देखें और 18 को अगर हम कन्वर्ट करें, सपोज करो इसका जो बाइनरी नंबर बनता है वो 1101 बनता है और हमारे पास इतने मतलब बिट्स हैं 32 बिट्स, और जबकि हमें सिर्फ 4 बिट्स चाहिए, तो बिला वजह इतने बिट्स क्यों हैं, मैक्सिमम हमें 8 चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो इसका जवाब ये है, आपने जो वेरिएबल बनाया है लाजमी नहीं है कि उसमें कंटिन्यूअसली यही नंबर रहेगा, 18 ही रहेगा। आप आगे जाके इसके अंदर नंबर बढ़ा भी सकते हो। अब मुझे बताओ, जब आप नंबर बढ़ाओगे तो फिर कैसा होगा, मतलब मेमोरी कहां से आएगी, आई ना बात समझ में। तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर डिफाइन होता है कि इंट के अंदर इतना नंबर आ सकता है, इसीलिए हम ऑलरेडी उतना स्पेस घेर लेते हैं। फिर चाहे उसके अंदर छोटा नंबर स्टोर करवाओ, फिर चाहे उतना करवाओ जितना वो कर सकता है, ठीक है ना। ताकि अगर हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को बढ़ाएं तो हमें कहीं और से स्पेस लाने की या सिस्टम के क्रैश होने का कोई चांसेस ना हो, हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो और वहाँ पे वैल्यूज़ हमारे स्टोर हो जाएं, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है, आप ये कहोगे सर आपने कहा कि वो रैम के अंदर जाके 32 बिट्स लेगा और आपने ये भी कहा कि हर एक बिट के अंदर एक नंबर स्टोर होगा, तो मतलब हम ओवरऑल तो 32 नंबर स्टोर करवा सकते हैं ना, तो ये 33, 34 कैसे हो जाता है। यहां पे मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। जब हम ये कहते हैं ना एक बिट के अंदर एक नंबर स्टोर हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है एक ही नंबर स्टोर हो सकता है, नहीं। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक बिट है मतलब ये, तो इसके अंदर या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। हमें पता है ना कि भाई हमारा नंबर 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो या तो ये 0 में कन्वर्ट होगा या तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अगर 0 में कन्वर्ट होता है तो उस बिट के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, अगर 1 में कन्वर्ट होता है तो उस बिट के अंदर 1 जो है ना स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास कितनी है, 32 बिट्स हैं, तो अब सोचो कितने पैटर्न्स बन सकते हैं। जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं एक बिट के अंदर 2 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसी तरीके से जब हम 2 बिट्स को यूज़ करेंगे वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, तो हम उसके अंदर कौन सा पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, या तो हम दोनों के अंदर 0 स्टोर करवा सकते हैं, या तो हम दोनों के अंदर 1 को स्टोर करवा सकते हैं, या तो दोनों के अंदर एक में 0, एक में 1, एक में 1, दूसरे में 0। कितने पैटर्न हो गए, 4 पैटर्न। मतलब इन 2 बिट्स के अंदर हम 4 वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, 3 के अंदर 8 वैल्यूज़, ठीक है ना। उसके बाद 4 के वैल्यूज़, 4 के अंदर 16 वैल्यूज़, मतलब 2 का पावर 32। अगर 1 है तो 2 वैल्यूज़, अगर 2 है तो 4 वैल्यूज़, अगर 3 है तो 8 वैल्यूज़। अब बताओ 32 है, कितने पैटर्न्स बन सकते हैं, लगभग तकरीबन कोई 4.2 बिलियन के पैटर्न्स हम हमारे इंटीजर के रिजर्व्ड स्पेस में स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम इसमें माइनस और प्लस देखें तो 2.1 बिलियन माइनस वाली वैल्यूज आ जाएंगी, 2.1 बिलियन प्लस वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ओवरऑल मिला के हमारे पास 4.2 बिलियन वैल्यूज स्टोर करवाई जा सकती हैं इंटीजर वाले स्पेस के अंदर, जो मेमोरी के अंदर वो रिजर्व करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, लिंक हुआ। मेरे पास विजुअल ग्राफिक नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, लेकिन ये जो मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इसको अगर आप बार बार समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से बिहाइंड द सीन ये काम कर रहा है। अब इसी तरीके से फ्लोट है, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, तो मतलब ये भी इतने ही वैल्यूज़ स्टोर करवाएगा, लेकिन इसका स्टोर करवाने का पैटर्न डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल वाले वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से कैरेक्टर हमारे पास 1 ही बाइट लेता है। क्यों लेता है,
क्योंकि कैरेक्टर के अंदर हम डिफरेंट पैटर्न्स स्टोर करवाने वाले हैं नहीं, हमारे पास एक ही नंबर होता है, मतलब एक ही वैल्यू होती है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा या तो कोई भी सिंगल कैरेक्टर होगा, फिर वो चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स हों चाहे वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हों, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने आपको ये तो कह दिया कि भाई हमारे पास जो नंबर होता है ना, सपोज़ करो 18 है, हम 18 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में और वो बाइनरी नंबर हमारा स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो फिर ये जो हम कैरेक्टर स्टोर करवाते हैं ना, लाइक ए कैरेक्टर या बी कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर को जब हम स्टोर करवाते हैं तो ये मेमोरी के अंदर जाके कैसे स्टोर होते हैं, मतलब इसका कैसे पता लगता है कि इसका बाइनरी नंबर ये बनेगा, ठीक है ना, या फिर जो हम पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर वो कैसे स्टोर होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक टेबल होता है जिसको आप कहते हैं आस्की टेबल, ठीक है ना। तो कैरेक्टर की पहले आस्की वैल्यू निकाली जाती है, फिर उस आस्की कोड की वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर के अंदर, फिर वो जाके स्टोर होती हैं। समझ में आया, ठीक है ना। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है और यही आपको समझने की कोशिश करनी है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर, ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें एक्चुअल में काम करती कैसे हैं। ये तो नहीं है कि हमें बस इंट यूज़ कर लिया, इंट ने ये करवा दिया, फ्लोट ने ये करवा दिया, पता आपको कुछ है नहीं, ठीक है ना, फजूल में आप यूज़ करे जा रहे हो, बिहाइंड द सीन आपको चीज़ों का पता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। तो आपको चीज़ों को डीपली समझने के लिए डीप जाना पड़ता है, मेमोरी के अंदर घुस के बिट को देखना पड़ता है कि वहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, ताकि पता तो लगे हो क्या रहा है।